Yes, Sudha. This is the name of the chapter, chapter number 6. Now, इसमें से as I have written here, commercial banks and its details are no more in the revised syllabus. करना हमने यहीं से है, but ये थोड़ा सा आपकी understanding के लिए, ठीक है? Now, what is meant by commercial bank? Commercial bank means that financial institution which performs two functions, ठीक है? Two functions need to be performed. What are those two functions? First one is to accept deposits from the public, and second one is to advance loans to the public. I repeat, two functions कौन से करने होते हैं for any bank to be a commercial bank? Number one, to accept deposits from the public. जैसे हम सारे लोग we go to bank and deposit our money there. This function to accept deposits from the public, and second function is to advance loans to the public. ठीक है? अब to advance loans लेने के लिए कोई भी प्राइवेट हाउस होल्ड के पीपल भी जाते हैं, बिजनेसमैन भी जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी जाते हैं, कोई भी जाए, कमर्शियल बैंक्स दे प्रोवाइड देम लोन्स, ठीक है? Now, what is the meaning of these two things? When we deposit our money there in the bank, so then bank provides us some interest. ऐसे ही होता है ना, when we deposit our money in the bank, then in our saving accounts, then the bank provides us some interest. Similarly, when bank lends money to the public, lend करता है, देता है, loans provide करता है, तो at that time bank takes interest from the public. ठीक है, उधार देता है तो लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करता है, लोन फ्री में नहीं मिलता है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक. तो जो चार्ज करता है इंटरेस्ट एंड वट एवर इंटरेस्ट इट पेज टू द डिपॉजिटर्स, दोनों का डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज द प्रॉफिट, दैट डिफरेंस इज द इनकम ऑफ दैट बैंक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोगों को लोन देने के ऊपर जब लोन देता है तो इट चार्जेस इंटरेस्ट, और जब ये लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, अपने पास डिपॉजिट करता है, तो लोगों को इंटरेस्ट देता है. बोथ द इंटरेस्ट रेट्स दे आर नॉट सेम, देयर इज सम डिफरेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम लेंडिंग के ऊपर मोर इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड, एंड जब लोगों से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट तो वेरी लेस इंटरेस्ट इज पेड टू देम. So whatever difference comes out to be there, that becomes the profit of the bank or income of the bank. ठीक है? That is why the adjective commercial is added. कमर्शियल का मतलब, जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कमर्शियल वर्ड मीन्स टू एक्सचेंज एंड टू अर्न प्रॉफिट, है ना? तो सिमिलरली बैंक जो होता है वो अपना ये प्रॉफिट चार्ज करता है, अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखता है. दैट्स व्हाई इट कम्स आउट टू बी ए कमर्शियल एंटिटी. ठीक, अब ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अब आपकी बुक में आ गए, यू कैन जस्ट रीड लेटर ऑन, आप फ्री टाइम में पढ़ लेना. अब जो बैंक है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. अब जो डिपॉजिट्स होते हैं दे कैन बी एक्सेप्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स. मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ब्रॉडली. एक होता है दिस करंट अकाउंट डिपॉजिट, मतलब 3 तरह के हम खाते खुलवा सकते हैं, 3 तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं एज पर अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट. एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेकंड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एंड थर्ड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट को क्या बोल देते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं. थर्ड होता है हमारा सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट. ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स या सेविंग डिपॉजिट्स बैंक अकाउंट, कोई भी नाम बोल दे. नाउ इसमें से क्या होता है, डिटेल आपने करना नहीं है, नथिंग टू बी लर्न, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. जो करंट अकाउंट होता है नॉर्मली दैट इज ओपनड बाय दैट फैसिलिटी इज टेकन बाय द बिजनेसमैन. आपने देखा होगा कोई आपके आसपास कोई बिजनेसमैन होते हैं, सारे दिन में कई सारे उन्होंने पेमेंट्स करनी होती है, कई सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी होती है, चेक देते भी हैं लेते भी हैं, सारा दिन उनका काम चलता है. तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन टेक दिस फैसिलिटी ऑफ चेक्स. कितने भी चेक वो लगा सकते हैं, कितने भी चेक्स के थ्रू वो पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड काम है. तो ऑन दैट अकाउंट्स जो बैंक होता है दैट डज नॉट प्रोवाइड देम एनी इंटरेस्ट. सिर्फ वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है भी ठीक है आपको काम है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बैंक, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड टू देम. ऑन द अदर साइड, और ज़्यादा लोगों से चार्ज करता है भी आपको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसकी जो नॉमिनल फीस है रादर दैट इज चार्ज बाय द बैंक.
ऑन द अदर साइड जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है अकाउंट, दैट इज इंटरेस्टिंग। जो फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी अकाउंट होता है उस पे मनी इज deposits are made by the people for a long period of time, comparatively long period के लिए, and more interest is paid by the bank. जब भी हम एफडी करवाते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है, बट द प्रॉब्लम इज कि बिफोर द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी वी कैन नॉट विदड्रॉ अवर मनी। 5 years की एफडी है तो 5 years से पहले उसको हम विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ना ही उस एफडी के पेपर के अगेंस्ट हम कोई चेक इशू कर सकते हैं। किसी ने किसी को पेमेंट करनी हो तो ये नहीं कह सकता कि मेरी एफडी पड़ी है तो मैं उसके अगेंस्ट चेक काट के दे दूं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, दिस फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड। तो ये इसका मीनिंग है। एंड थर्ड वन इज सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट्स मीन सिंपल अकाउंट्स जो हम आम ऑर्डिनरी लोग हाउस होल्ड ओपन करवाते हैं अपने बैंक में। सो ऑन दीज सेविंग अकाउंट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, वेरी लेस इंटरेस्ट रेट इज पेड बाय द बैंक टू द पीपल, डिपॉजिटर्स। ठीक है, नॉमिनल सा थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। Maximum interest is paid by the bank on the fixed deposits. ठीक है, now you see in your book there is one difference is given, difference between fixed deposit and time deposit. इसको आप सर्कल कर लीजिए, important है ये आप याद भी कर लें तो बेटर रहेगा, बिकॉज दिस वाज ए पार्ट ऑफ अवर प्रीवियस मनी सप्लाई पार्ट ऑल्सो, वहाँ भी आया है, तो इसको आपने लर्न कर लेना है। नाउ डिफरेंस क्या है डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स का? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी, ये जो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, उसमें वट एवर मनी इज लाइंग दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। आम जो हमारे खातों में अकाउंट्स में मनी है वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं। बट द सेम पर्सन, आप या मैं, कोई एफडी भी करवा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट वी कैन नॉट इशू चेक्स, बट अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स वी कैन इशू चेक। किसी को पेमेंट करनी हो तो चेक करके दे सकती हैं अगर डिमांड डिपॉजिट है, और अगर हमारा एफडी अकाउंट है तो हम चेक काट के नहीं दे सकते। सेकेंडली, डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर वेरी लेस इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक, बट ऑन द अदर साइड फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर मोर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मोर इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक। Children, please mute all the students. Some noise is coming. Sukhjeet ma'am, please mute all the students, all the participants. Yes. Third is, with regard to our demand deposits, we can make any number of transactions of deposit or withdrawal. मतलब आम जो हमारा अकाउंट है सेविंग अकाउंट, हम दिन में कितनी भी बार जाके उस पर अपने डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, 2 बार जाएं, 4 बार जाएं, 10 टाइम्स जाएं, कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब अपनी मर्जी है कितनी बार कोई जाके जमा करवाना चाहता है, इट्स विश ऑफ वन पर्सन। और कितनी ही बार हम जाके बैंक से वी कैन विदड्रॉ अवर मनी। ठीक है, हम जाके पर्सनली जाके या एटीएम से अपना विदड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम की तो चलो फिर भी लिमिट, मनी लिमिट होती है, बट कहने का मतलब कि भाई वी आर गिवन फ्रीडम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने चेक दे सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन डिपॉजिट मनी। बट सेम इज नॉट इन केस ऑफ फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। वहां पर क्या होता है, 2 टाइम्स ही हमें जाने की जरूरत होती है। वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ दैट अकाउंट, जब आपने एफडी करवानी है तब आपको पर्सनली जाना पड़ेगा ना, आप जाके वहाँ पे साइन करने हैं, फॉर्म है जो भी है, एट दैट टाइम वंस यू वांट टू ओपन दैट एफडी अकाउंट तब जाना पड़ेगा। इन बिटवीन देयर इज नो नीड टू गो, ना ही आप कोई चेक इशू कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंड टाइम यू नीड टू गो ओनली एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, 5 years या 10 years जितना भी टाइम है, जब वो खत्म हो जाता है ओनली एट दैट टाइम यू हैव टू गो। आपने वो विदड्रॉ करना है पैसा तो भी आपकी मर्जी है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ एफडी तो भी आपकी चॉइस है। मीन्स पर आपका वो टाइम खत्म हो जाता है तो मतलब यू हैव द फ्रीडम टू गो एंड गेट योर मनी बैक। So 2 times it's necessary, 2 times transactions are recorded or required, एक at the time of opening of the account, एक at the time of maturity। ठीक है, तो दोनों का ये डिफरेंस है। कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि what is the basic difference। तो out of these 3 जो भी आपको अच्छा लगे, whatever you like you can give that। ठीक, उसके बाद various forms of advancing of loans are there, वो याद नहीं करने हैं, names आप पढ़ सकते हो, that is not required। Cash credit, demand loans, short term loans, these are just various types of loans which are provided by the commercial banks to the public। इसको कुछ नहीं करना, it is not in the syllabus। Then after that in the book functions are given, जो भी मैंने बताया accepting deposits और ये advancing loans, they come in the category of primary functions। उसके बाद फिर आगे secondary functions और general utility function, ये भी syllabus में नहीं है, you can delete them। ठीक है,
ये करना नहीं है बिकॉज ये है ही नहीं सिलेबस में. आफ्टर दैट मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ये भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप छोटा सा क्रॉस कर सकते हो. उसके बाद मेन, यहाँ से हमारा मेन वर्क स्टार्ट्स, सेंट्रल बैंक. यहाँ से फुल फ्लेज्ड वर्क इज देयर. अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एनी कंट्री in the modern times, any country has a supreme authority related to banking system of the country, which is known as apex body. Apex मतलब highest possible authority or highest possible body. Now in our country, what is that authority? That is RBI. Okay, so central bank is a unique feature of all the economies, all the countries they have their central bank. ऐसा नहीं है कि it is only there in India, सभी countries में है, बस ओनली डिफरेंस इज दे हैव देयर ओन नेम्स. अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में कोई और नाम होगा, जापान में कोई और है, चाइना में कोई और नाम है, बट एक कॉमन टर्म इफ वी वांट टू यूज, तो वी कैन सिंपली से सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ कोई भी कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर हम आरबीआई की बात करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड डिटेल्स आते हैं. नाउ तो जो आरबीआई और सेंट्रल बैंक है, दैट इज द एपेक्स बॉडी और सुप्रीम बॉडी और द हाईएस्ट बॉडी which controls, operates, regulates and directs. 4 points are there. Control करता है सारे monetary system को, financial system को, operate करता है मतलब function करता है, काम करता है उससे related, रेगुलेट करता है. रेगुलेट का मतलब चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है बाकियों से, बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से. एंड डायरेक्ट्स, डायरेक्ट्स का मतलब डायरेक्शन देता है, रास्ता दिखाता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है. मीन्स बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्री से रिलेटेड जितने भी काम हैं, दे आर हैंडल्ड बाय, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय, दे आर ऑथराइज्ड बाय या डन बाय द सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, किसको करना? द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनिटरी सिस्टम. यू मे राइट वन लाइन, आप बुक के ऊपर एक और लिख लो, एक लाइन अगर लिखना चाहते हो. इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन that controls and regulates the monetary and financial system of the country. ठीक है, कंट्रोल सिंपल वर्ड्स में करना हो, वैसे तो बुक में दिया ही हुआ है, इट्स ऑलरेडी गिवन. कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये इसका हो गया डेफिनेशन. अब जो है फंक्शंस कौन से हैं हमारे सिलेबस में. Now you can see this slide. These functions are to be done. Bank of issue और उसी का ही other name is currency issuing authority. कई बार ऐसे word आ जाता है, currency issuing authority. I will send the picture of this slide later on. No, don't worry. So first bank of issue, second है government's bank, third bankers bank, fourth है control of credit और controller of money supply and credit. ये पूरा डिटेल में बाद में करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस बैंक ऑफ इशू. ठीक है, अब बैंक ऑफ इशू और करेंसी अथॉरिटी फंक्शन. अब इसका मीनिंग क्या है? करेंसी अथॉरिटी का मीनिंग है कि हमारे इन आर कंट्री, अब हमने इंडिया के रेफरेंस में वी आर गोइंग टू टॉक, इन आर कंट्री जो करेंसी को, करेंसी क्या होता है? पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स, दैट इज कॉल्ड करेंसी. ठीक है, सो द अथॉरिटी टू इशू दैट करेंसी, दैट इज सोलली विद द सेंट्रल बैंक. सोलली मतलब अकेले आरबीआई ही ये काम कर सकता है. ओनली पॉइंट इज कि जो 1 रुपी कॉइन है, या पहले होता था 1 रुपी के नोट भी होते थे, घरों पे आपने देखे होंगे पुराने, अभी तो नहीं है, अभी तो 1 रुपी कॉइन ही है. ओनली दैट 1 रुपी कॉइन दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो इसको इशू करती है 1 रुपी कॉइन को. अदर देन दैट 1 रुपी कॉइन को छोड़ के रेस्ट ऑल द करेंसी, जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे 2 का, 5 का, 10 का, या जितने भी नोट हैं, दे ऑल दैट इज करेंसी, ऑल दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. सिर्फ सेंट्रल बैंक ही ये काम कर सकता है. एनी अदर कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव दिस अथॉरिटी. आपके या मेरे घर के आसपास कोई भी बैंक हो, मान लो एसबीआई है या पंजाब नेशनल बैंक है या कोई भी बैंक है, दे डोंट हैव दिस राइट. वो नहीं अपने अपना नोट छापने शुरू कर देंगे, चलो जी आज इतने नोट छापते हैं, ऐसा नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब पूरे कंट्री में नो बैंक कैन इशू दिस. ओनली आरबीआई ही अपने अकॉर्डिंग, जब भी उसको अपनी रिक्वायरमेंट है, तो ओनली आरबीआई कैन इशू द करेंसी. ठीक है, अब ये जो इशूइंग ऑफ करेंसी है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, आई थिंक ऑन दैट डे आई टोल्ड यू, इन आर कंट्री व्हाट स्टैंडर्ड इज फॉलोड बाय द आरबीआई, मिनिमम रिजर्व स्टैंडर्ड.
आई होप यू रिमेंबर, एक बोला था ना आपको, यू रीड वन पैरा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम is followed in our country. Now minimum reserve system का मतलब है कि जो RBI है वो it can issue currency up to any extent but on the precondition of a minimum balance of something. अब वो minimum balance क्या है? I told you 200 crores of rupees के equal central bank has to maintain the reserve of either gold coins or gold bullion or foreign currencies. ठीक है, अब सुनो, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला है। 200 करोड़ रुपए के इक्वल आरबीआई ने हमेशा अपने पास एक बैलेंस बना के रखना है, इतना उसने अपने पास स्टॉक हमेशा ही रखना है, उस स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब वो जो स्टॉक ऑफ मनी है वो किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइन, गोल्ड के क्वाइन की फॉर्म में हो सकता है, और गोल्ड बुलियन। अब गोल्ड बुलियन क्या होता है? गोल्ड बुलियन होता है सिंपली फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड या सिल्वर नहीं कहना, गोल्ड क्या फिजिकल, जैसे आपने कई बार सुना होगा गोल्ड बिस्किट्स, अब वो बिस्किट खाने वाले नहीं, गोल्ड सिर्फ उसकी शेप है फिजिकल फॉर्म में, मेटल, गोल्ड की मेटल कि उसके कॉइन ना बने हो, कॉइन की शेप में ना हो, बाकी गोल्ड की कोई ब्रिक है बिस्किट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, कोई भी वजन वैल्यू कुछ भी, मतलब गोल्ड होना चाहिए, मेटल। एंड देन फॉरेन करेंसीज, ठीक है। अब वो अमेरिकन डॉलर भी हो सकती है, इंग्लिश पाउंड भी हो सकता है, यूरोपियन यूनियन का यूरो डॉलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पॉपुलर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड ही रखी जाती है जो आमतौर पे काम पे आती है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के जो टोटल वैल्यू है उन एसेट्स की, दैट शुड बी इक्वल टू 200 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज, ठीक है। हमारे इंडिया के 200 करोड़ रुपए के बराबर वो सामान होना चाहिए। अगर वो है तो उसके बाद आरबीआई कैन इशू करेंसी अप टू एनी एक्सटेंट। एंड वन मोर थिंग इज देयर, अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो इन दैट केस आरबीआई डज ऑल दिस वर्क इन व्हाट कैन वी से प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। कोई इमरजेंसी हो, कुछ कभी बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी का रीज़न हो तो देन इट कंसल्ट्स द गवर्नमेंट ऑल्सो, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कंट्री के सिस्टम के अकॉर्डिंग इशू की जा सकती है, ठीक। इन एनी केस मिनिमम रिजर्व अगर 200 करोड़ से कम होता है तो न्यू करेंसी इशू नहीं की जाती बाय द आरबीआई, ठीक है। नॉट ओनली बाय आरबीआई, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना मिनिमम रिजर्व का सिस्टम है। ऑल कंट्रीज फॉलो द सिस्टम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक। हमारे कंट्री में ये सिस्टम फॉलो होता है। अब उसके बाद है कि जो सेंट्रल बैंक है कि अगर ये इशू करता है तो इसके क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस इशूइंग करेंसी अथॉरिटी, जो भी है इसका क्या फायदा है या क्यों किया जाता है। सो फ्यू 3-4 रीजंस आर देयर। वन इज कि व्हेन सिंगल अथॉरिटी इशूज करेंसी देन देयर रिमेन्स ए परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम। आप सोच के देखो, जितने बैंक हैं अगर सारे ही कहें कि हम नोट छाप देते हैं, हम छाप देते हैं, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, कितने स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे कहें कि हम अपनी अपनी यूनिफॉर्म डाल के आ जाते हैं अलग अलग, कोई किसी का कोई कलर होगा, किसी का कोई होगा, मतलब कोई एक सिंगल सिस्टम इज मिसिंग। तो क्योंकि स्कूल की ओर से प्रोवाइड किया गया दिस वेरी यूनिफॉर्म इज द स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म, यही हम आपको कहेंगे कि पहनने के लिए। तो सेम थिंग इज हियर कि जब एक सिंगल अथॉरिटी इशू करती है करेंसी को तो देयर रिमेन्स इस प्रॉपर सिस्टम, कोई वेरिएशन नहीं होती है नोट्स में कि पंजाब के नोट कोई और तरह के और तमिलनाडु के और तरह के, ऐसा नहीं, सिंगल सिस्टम है। तो यूनिफॉर्मिटी इज टू बी मेंटेन, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। सेकंड इज आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली इन द इशूइंग ऑफ करेंसी। आई होप यू रिमेंबर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें वन टर्म वाज देयर मोनोपोली, तो वहाँ तो सेलर की फॉर्म में टर्म में था, तो यहाँ पर इन दिस रिगार्ड वी कैन यूज इस मोनोपोली, मतलब सिंगल अथॉरिटी के फॉर्म में वी हैव टू टेक द मीनिंग कि आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली, नो अदर अथॉरिटी इन द कंट्री, इवन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, 1 रुपी को छोड़ के, इट कैन नॉट इशू द करेंसी। तो इसके पास सिंगल मोनोपोली है, पूरा राइट है। नाउ इफ इट हैज मोनोपोली तो अब क्या हो सकता है, इट हैज एवरी राइट टू डू एनीथिंग विद द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली इसके पास अथॉरिटी है, यही सप्लाई करने वाला बैंक है मनी को, तो ये उसमें अपने रिगार्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने होते हैं आरबीआई कैन ब्रिंग दोज चेंजेस। ये इसका फायदा है, इसका एडवांटेज है, बिकॉज अदरवाइज इफ देयर वुड हैव बीन मोर अथॉरिटीज तो देयर वुड बी प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन।
तो इस करके जब सेंट्रल बैंक होता है तो जब इसको लगता है कि हाँ ज़्यादा नोट इशू करने कर सकता है, जब इसको लगता है मनी सप्लाई को रोकना है तो ये विदड्रॉ कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम से पैसे को रोक सकता है। कैसे रोकता है वो आगे करेंगे। तो जब अपनी मर्जी से काम कर सकता है सिंपल वर्ड्स में, तो इट हैज़ द मोनोपली, इट हैज़ द सिंगल राइट टू इशू द करेंसी एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द करेंसी इन द कंट्री। देन अनदर इज कि जो ये होता है सेंट्रल बैंक, व्हेन इट handles all this work, then faith of the people of the country that also remained maintained. अब हम सारे ही लोग, faith of the people मतलब हम सबका अपनी करेंसी में पूरा faith है। जैसे अभी आपको याद होगा 2-3 years back when there was demonetization, तब भी हम सारे ही लोग, चाहे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई बट इवन देन वी ऑल पीपल, किसी ने ये नहीं कहा कि हम आरबीआई के बाहर चले गए, हमारे कंट्री में जी ये प्रॉब्लम हो गई वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं। इनकन्वीनियंस तो थी नो डाउट, कीपिंग दैट असाइड, बट अदरवाइज ऑल पीपल हैड दिस फेथ कि कोई बात नहीं 10 दिन के बाद हमें आराम से मिल जाएंगे, अभी हमारा नहीं कन्वर्ट हो रहा, कोई नहीं कल को मिल जाएगा, कोई ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं होती है। तो पीपल हैव द फेथ, पीपल हैव द ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। किसी को ये नहीं लगता कि पता नहीं इंडिया खत्म हो गया क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लोगों का एक विश्वास, एक भरोसा जो होता है, ट्रस्ट, वो बना रहता है बीइंग ए सिंगल अथॉरिटी। उसके बाद है कि जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसको भी काम करना इजी हो जाता है। गवर्नमेंट को बजाय 10 एंटिटीज हों, 20 एंटिटीज हों जो सारे नोट छापते हो तो उनके साथ डील करना डिफिकल्ट है। आरबीआई सेंट्रल बैंक एक सिंगल अथॉरिटी होने के करके व्हेनेवर गवर्नमेंट हैज टू कंसल्ट फॉर एनीथिंग, किसी भी बात से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होता है, कोई सुपरविजन से रिलेटेड या कोई कंट्री में कुछ भी इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड कोई कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंसल्ट्स द आरबीआई, उसके साथ अपनी बात करती है। ठीक है, तो ये भी एक फैसिलिटेशन हो जाती है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी। ये पॉइंट जो है अभी आप इसको ऐसे ही यू हैव टू लर्न बिकॉज दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लास्ट में वी विल डू वन चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके रिलेटेड ये पॉइंट है, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव। जैसे हम कहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एक अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू मान लो 70 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, है ना। एक अमेरिकन एग्जाम्पल ही कह रही हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब ये जो अमेरिकन डॉलर के पैरेलल हमारे इंडिया में कितने रुपए जाएंगे, कितने होने चाहिए, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का होना ज़रूरी होता है, एक सिंगल अथॉरिटी का होना ज़रूरी होता है। कब वैल्यू उसकी $1 की 70 रुपये से कम भी हो सकती है, 70 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए तो कंट्री के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे शायद आपने सुना हो न्यूज़ में, अमेरिका में पाकिस्तान में एक अमेरिकन डॉलर तकरीबन 140 या पता नहीं 150 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ही वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसी सिचुएशन, उसके रीजंस अलग हैं या मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो ऐसे केसेस में आरबीआई का होना ज़रूरी होता है कि वो हैंडल करे, उसको चेक करे कि क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या नहीं हो रहा है। मीन्स इट हेल्प्स टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू एज वेल एज इंटरनल वैल्यू। मोर क्लैरिफिकेशन विल कम विद दैट चैप्टर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा एंड देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट राइट नाउ। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स of being RBI the sole authority of the currency issuing matter। ठीक है, तो आपने बस ऐसे 4-5 पॉइंट्स अपने शॉर्ट से बना देने हैं। 3 या 4 मार्क्स में दिस क्वेश्चन कैन कम। नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, सिंपली पॉइंट्स आर टू बी गिवन। सेकंड पॉइंट इज हमारा कौन सा है, दिस पहले ये कर लेते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक क्या है, जितने भी हमारे कंट्री में चलो यही कर लेते हैं, बुक में हेडिंग दिया हुआ है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप उसके साथ ही यू कैन राइट बैंकर टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक, वन एंड द सेम थिंग। यही कर लेते हैं पहले। सो इसका मीनिंग है कि जैसे वी ऑर्डिनरी पीपल वी गो टू कमर्शियल बैंक्स फॉर एनी ऑफ अवर बैंक वर्क, कोई भी डिपॉजिट विदड्रॉ का कुछ भी काम है, वी पीपल डील विद द सिंपल कमर्शियल बैंक्स विच आर देयर इन आर लोकेलिटी, इन अवर सिटी, वहीं जाते हैं। तो सेम वे अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोज टू सेंट्रल बैंक। जैसे आम पब्लिक का रिलेशन कमर्शियल बैंकों के साथ में है, तो सेम वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशन
किसके साथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन किसके साथ है? आरबीआई के साथ है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट्स है वहाँ पे, गवर्नमेंट जैसे हम लोग आम लोग काम करते हैं बैंकों में जाके, सेम वे गवर्नमेंट अपना काम करती है इन द सेंट्रल बैंक, इन द आरबीआई। ठीक है, अब वो क्या काम करते हैं जो सेंट्रल बैंक है, व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट? फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज एज ए बैंकर। ठीक, अभी मैंने जैसे बताया। अब जैसे आप सोच के देखो, आपका बैंक में क्या काम होता है? डिपॉजिट करवाने के लिए भी गो, कभी ज़रूरत हो, कोई फिक्स डिपॉजिट कराना है तो जाते हैं, विदड्रॉ करवाना है तो जाते हैं, तो नॉर्मल काम है ये हमारे। ठीक है, तो सेम वे गवर्नमेंट के जितने भी कैश होता है, कैश बैलेंसेस होती हैं, गवर्नमेंट कहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकती है? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट्स आरबीआई के पास ओपन करवाती है। जितने भी गवर्नमेंट के कैश बैलेंस होते हैं, जो भी डिपॉजिट करवाना है, जो भी उसके रूटीन में जो भी काम चलता है बैंक से, वो सारे का सारा आरबीआई परफॉर्म करता है। तो दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग हेल्प टू द गवर्नमेंट। सेकेंड इज, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जितनी भी पेमेंट्स आर टू बी मेड और जितने भी रिसीट्स आर टू बी टेकन, ठीक है, कोई भी जो काम है वो सारे का सारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। अगर आपको याद हो, चैप्टर बजट में हमने किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट्स देती है किसी को, या कोई डेट देती है या लेती है, कुछ भी काम करना होता है तो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ऑल दीज थिंग्स, किससे पैसा आना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में डालना है, किसको देना है, किसी भी फॉर्म में कोई भी एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ऑल दिस वर्क, ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय द, परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। ये आ गया पॉइंट हमारा, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड लोन्स टू द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहे लोन देना है, चाहे ग्रांट देनी है, कुछ भी काम है फाइनेंशियल मैटर, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, आपने बस यहाँ पे मेन थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कि जो मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो नहीं सारे काम करता कि चलो जी पंजाब गवर्नमेंट चलेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चले गए, कुछ लोन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, ऑल दी डिस्कशन होती है, बट उसके बाद कितना लोन देना है या नहीं देना है, क्या ग्रांट देनी है, कैसे फाइनेंशियल हेल्प करनी है, जो भी अमाउंट है दैट इज टोल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू आरबीआई। उसके बाद का जो काम है, प्रैक्टिकल काम है, दैट इज हैंडल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, उसके बाद है, फिर थर्ड है कि जो सेंट्रल बैंक है दैट वर्क्स ऑल्सो वर्क्स एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है, जैसे वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमारे बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा आदमी काम करे, है ना। जैसे आप मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आपने कोई काम करना है, तो आप अपने बिहाफ के ऊपर अपने किसी और पर्सन को भेज दो कि जाओ मेरी जगह ये काम करके आओ। अगर तो वो आपका फैमिली मेंबर है फिर तो ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई आउटसाइडर है तो अगला कहेगा कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरे पास कहाँ टाइम है, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, भी ठीक है आप मेरा एजेंट बन के, मेरा मैसेंजर बन के आप ये काम कर दो। ऑब्वियसली एनीबडी इज नॉट वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन दैट मॉडर्न टाइम, कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, तो आप उसको अपना एजेंट बना लेते हो, अपना थोड़ा सा पेमेंट करके आप उससे अपना काम करवाते हो। तो सेम थिंग इज हियर कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर सारे काम जो है दैट इज डन बाय आरबीआई। तो मेन काम क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट हैज टू टेक डेट फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली फ्रॉम द पब्लिक, कहीं चाहे आउट फॉरेन सोर्सेज हों तो भी, तो जो डेट का कलेक्शन होता है दैट वर्क इज डन बाय द आरबीआई। ऑब्वियसली फीस इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक फॉर परफॉर्मिंग दिस वर्क, नॉमिनल फीस ही है, बट वो आरबीआई उसके बिहाफ के ऊपर ये काम भी करता है, पब्लिक डेट को रेज करना, उसको कलेक्ट करके डिपॉजिट करना, अपने पास जमा करना, ऑल दिस इज डन बाय आरबीआई। एंड लास्ट इज एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब है कि जो एडवाइस है ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। मतलब ये आपने कभी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, इस बार तो नहीं कह सकते बिकॉज अवर फाइनेंस मिनिस्टर इज ए वेरी वेल एजुकेटेड लेडी, बट कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, दे डू नॉट नो द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जरूरी तो नहीं ना सर सबको ही पता हो, तो कोई तो जो तो पढ़े लिखे उनको तो समझ आ जाती है, बट कई बार क्योंकि अवर सिस्टम इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो कोई भी आदमी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। तो कई बार उसको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है, तो देन दैट फाइनेंस मिनिस्टर कैन टेक हेल्प फ्रॉम द दिस आरबीआई अथॉरिटी कि भी आप मुझे आप समझाइए इसका मीनिंग क्या है।
या कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात समझनी है, कुछ पूछना है, प्रेसिडेंट ने कुछ पूछना है, नहीं, क्योंकि ऑल पीपल आर नॉट वेल अक्वेंटेड विद ऑल द इकोनॉमिक मैटर्स, है ना। हम सारे ही हम तो जितना हमारा काम है हम उतना ही डील कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड हायर लेवल के ऊपर कई चीज़ें हमें भी नहीं पता हो सकती हैं। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, खास करके फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये वेन एवर दे वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि भाई अगर हम ये पॉलिसी लेके आए तो क्या इकोनॉमी के ऊपर असर होगा इसका, ये काम करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या बेनिफिट हो सकता है, मतलब कुछ भी समझ ना हो, तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑफ द आरबीआई। उनके जो गवर्नर है उसको बुला के वो आगे अपने किसी पर्सन को भेज दे या खुद आके उनसे समझा दे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो बट आरबीआई की एडवाइस ली जाती है और वो टाइमली उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दीज 3 थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई, एक एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, एक एज वी कैन से दिस एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन वाज एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो 3 कैपेसिटीज में एंटिटी एक ही है, बट 3 तरह से गवर्नमेंट को इन देयर परफॉर्मिंग ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शंस इट हेल्प्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, ऐसे इसके भी 3-4 पॉइंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको सेपरेटली 4 मार्क्स तक ही आएगा, तो ओनली 4 पॉइंट्स आर टू बी मेड। देन नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। नाउ बैंकर्स बैंक का वेरी इंटरेस्टिंग, बैंकर्स बैंक का मीनिंग है, जो बुक में एंड सुपरवाइजर लिखा हुआ है, तो सुपरवाइजर वर्ड भी उसी के बीच में ही आ जाता है। यू मे राइट, यू मे लीव इट, आपकी मर्जी है। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, हमारे आसपास जितने भी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, नाउ अब वो अपने बैंकिंग के काम के लिए किसके पास जाएं? एज वी पब्लिक वी गो टू कमर्शियल बैंक, हम अपना रिस्पेक्टिव आसपास चले जाते हैं। तो सिमिलरली कमर्शियल बैंक को भी तो कोई अपने ऊपर अथॉरिटी चाहिए ना, जहाँ पर वो जाके अपने काम करे। तो जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, कि बैंकों का भी सबसे बड़ा बैंक, सुपर बैंक जिसको बोल सकते हैं। तो अब वो क्या करता है, जो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं इन आरबीआई, खुलवाते भी हैं और खुलवा सकते भी हैं, अदर बैंक्स में भी करा सकते हैं, बट फॉर बेटर सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के मॉनिटरी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑल कमर्शियल बैंक्स दे हैव देयर अकाउंट्स इन द सेंट्रल बैंक। वो अपने पैसे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़े वहाँ से विदड्रॉ भी करवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग सारे काम करते हैं, सेम वे, ठीक है। सेम वे सारे कमर्शियल बैंक्स दे ऑल्सो मेंटेन द सेम टाइप ऑफ रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन विद द सेंट्रल बैंक। तो अब जो सेंट्रल बैंक का वो क्या करता है, वो फर्स्ट काम करते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन होता है टू टेक केयर ऑफ, कस्टडी में रखना। जैसे जैसे मैं मान लो मेरी स्क्रीन के ऊपर मौली गुप्ता मुझे दिख रहे हैं, तो मैं मौली गुप्ता को कहूँ कि मौली गुप्ता मेरे पास ये कुछ कोई मान लो, जस्ट मान लो कुछ गोल्ड का कोई सामान पड़ा है, कि मौली मैं थोड़े दिनों के लिए आई एम गोइंग आउटसाइड, आप मेरी ये चीज़ संभाल के रखो, तो मैं इसको वो पैकेट दे देती हूँ, ठीक है। नाउ मौली विल बी नोन एज द कस्टोडियन ऑफ माई दैट आइटम विच एवर आई एम ट्राइंग टू कीप विद हर। कस्टोडियन होते हैं किसी के सामान को अपनी प्रोटेक्शन में रखना। तो सेम थिंग इज हियर, जितने भी कमर्शियल बैंकों का रिजर्व है, जो भी उन्होंने डिपॉजिट करवाया है, दैट इज देयर इन द कस्टडी ऑफ द सेंट्रल बैंक, उसकी प्रोटेक्शन में है, उसके सुरक्षा में है, कोई उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड इज दिस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, मीटिंग किसी भी समय बीच में खत्म हो सकती है, सो वी शुड क्लोज इट, ठीक है। दिस पॉइंट वी विल स्टार्ट अगेन टुमारो, ठीक। सो टुडे आपने यहाँ तक पढ़ के रखना है, ध्यान से समझ के रखना है, ठीक है। इफ एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर लेट मी नो, मैसेज कर सकते हो आप, तो फिर मैं कल उसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सुखजीत मैम, यू कैन क्लोज द मीटिंग नाउ।